Hello students. So let's start with the numerical number 3. Exercise chapter number 1, numerical number 3. Let's read the question. Check that the ratio k e square by g m e m p is a dimensionless. रेडी? मतलब कि इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, ये यूनिटलेस है, इसका यूनिट नहीं है। लिखा है क्वेश्चन में, लुक अप a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? Ready? So एक्चुअली ऐसा बोला कि हमारे पास टेक्स्ट बुक में कहीं पे एक टेबल दिया हुआ है, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। बट इट इज़ वेरी सिंपल, वी ऑल्सो कैन डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ टेबल। कैसे? मान लेते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ जी, उसका फॉर्मूला होता है जी एम ई mp by r square. Here we are considering that one proton and one electron are at the separation of r. Ready? Call this equation number 1, and we have another formula which is a electrostatic force. It is given by k प्रोटॉन का चार्ज है ना, k q1 q2 मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो आई एम राइटिंग इट इज अ e, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अ e. हियर आई एम टेकिंग पॉजिटिव चार्ज। देखो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻19। फिर भी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही लिया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, डिवाइड बाय आर स्क्वायर. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. Ready? So if I am dividing equation number 2 divided by equation number 1, so what will I get? I am getting Fe by Fg is equal to k e square by r square by g me mp by r square. So r square is cancel out. So remaining is Fe by Fg is equal to k e square बाय जी एम ई एम पी. सो दिस इज़ द सेम थिंग जो हमें फाइंड करनी थी, मतलब कि हमें यही फाइंड करना था कि ये जो रेशियो है ये यूनिटलेस है, इसका यूनिट नहीं है, ये हमें फाइंड करना था. तो व्हाट इज़ दिस रेशियो एक्चुअली? दिस रेशियो इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, एंड फोर्स डिवाइड बाय फोर्स मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं आएगा. फोर्स का यूनिट क्या होता है, इसका न्यूटन, और ये फोर्स का भी न्यूटन होता है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, सो नो यूनिट मीन्स इट इज अ डायमेंशन लेस. डायरेक्टली वी कैन say it that is a no unit and it is a dimension less. Ready? Okay, so let's see the numerical number 4. चलो ओके, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो बता देना, बट देखो हमें ये करना ही पड़ेगा, थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी बिकॉज 12th है. गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं दिया कि सिलेबस कितना होगा, कम होगा कि नहीं. अभी सिर्फ एनसीईआरटी ने बताया है कि सिलेबस 30% लेस है. क्या क्या टॉपिक्स एनसीईआरटी ने निकाल दी वो भी मुझे पता है कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं, कौन से नहीं हैं, बट स्टिल गुजरात बोर्ड ने अभी कुछ नहीं बोला है. स्टेट बोर्ड येट नॉट डिक्लेयर्ड एनीथिंग अबाउट द सिलेबस. तो देखो कुछ चीज़ों को समझो कि अभी आपको सीबीएसई ने बोला है, सेंट्रल बोर्ड ने, कि भी 30% सिलेबस नहीं है, तो आपके लिए नहीं है, वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है. जब गुजरात बोर्ड आपको ऐसा बोलेगा कि हमने भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, तो वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए रिगार्डिंग होगा. बट नीट में सिलेबस कितना होगा वो कौन डिक्लेयर करेगा? वो करेगा एनटीए, डिक्लेयर करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इसका काम है नीट और जेडब्ल्यू का सिलेबस डिसाइड करना. रेडी? तो अभी गुजरात बोर्ड ने तो कुछ नहीं बोला है, मतलब अभी राइट नाउ व्हाट इज द कंडीशन कि सब कुछ सिलेबस में है. हाँ, जब वो डिक्लेयर करेंगे तो हम उसके रिगार्डिंग चलेंगे, बट वो हमें बेनिफिट देगा ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम.
अगर मान लो ये कंडीशन है कि बोर्ड ने ऐसा बोला, गुजरात बोर्ड ने, कि भाई 30% सिलेबस रिड्यूस है, तो बोर्ड एग्जाम का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बट ये अभी भी पूरा सिलेबस है। क्यों? क्योंकि इसका डिक्लेरेशन कौन करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर एनटीए भी कहता है कि हमने भी 30% रिड्यूस किया है, तो हमें पूरा टॉपिक पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। मान लो सिर्फ स्टेट बोर्ड ऐसा कह रहा है कि 30% सिलेबस नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इफ़ वी वांट टू prepare, if you make to preparation of these exams, we have to clear all the topics, क्योंकि अभी तक इसने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है ना। तो ये सारी बातों को समझना है, दैट्स वाई मैं थोड़ी स्पीड ले रहा हूँ, वो ज़रूरी है। मान लो गुजरात बोर्ड ऐसा कहती है कि भाई हम तो 100% ही रखेंगे, तो क्या करोगे तुम, है ना। और आपके पास ऑप्शन भी है कि भाई मोबाइल है, आप लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हैं, थोड़ा 30 सेकेंड चलाओ, पॉज कर दो, उसको समझो, वापस 30 सेकेंड चलाओ, पॉज करो, बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना। सो ट्राई, क्योंकि देखो अदर स्कूल्स में और बाकी की सब में कंपैरिजन करोगे तो सबका सिलेबस काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट कराऊंगा। बट फॉर दैट you and me both have to do some of the hard work. Ready? Okay, so next, numerical 4, explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. What do you mean by charge is quantized? Ready? ओके, थियोरी पोर्शन में मैंने जो एक्सप्लेन किया था सेम वही चीज़ है। सपोज आई हैव अ टोटल चार्ज Q, सो ये टोटल चार्ज ऑलवेज एन ई के टर्म्स में ही होगा। मीन्स अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको 1 प्रोटॉन दे सकता हूँ, 2 प्रोटॉन दे सकता हूँ, 3 प्रोटॉन दे सकता हूँ, मैं आपको 2.5 प्रोटॉन्स कभी नहीं दे सकता। तो अगर मैं आपको 1 प्रोटॉन देता हूँ तो टोटल चार्ज कितना होगा? द टोटल चार्ज यू आर हैविंग, इफ आई एम गिविंग यू 1 प्रोटॉन, सो टोटल चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, अगर मैं आपको 1 प्रोटॉन देता हूँ तो। अगर मैं आपको 2 प्रोटॉन देता हूँ तो आपके पास चार्ज होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं आपको 3 प्रोटॉन देता हूँ तो आपके पास चार्ज होगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। दैट मीन्स टोटल चार्ज दैट यू हैव, उसकी क्या फॉर्मूला बनेगी? n, where n are the number of charges and e is the fundamental charges. So this is the meaning of that charge is a quantized, है ना। charge is a quantized means total charge is made up by the single charges. Okay, now portion B, इसकी नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा। और मैंने दर्पण की बात की थी, बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। आप मैसेज करो कि आपके पास दर्पण है, नहीं है, यस नो, प्लीज़ बी सम कोऑपरेटिव, है ना, वरना ऐसे ही पेंडिंग होता जाएगा। सो आप मुझे जो भी हो बता दो, तो मैं उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन ले आऊँ। ऑप्शन बी, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। मतलब कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत बड़े के बेस पे जा रहे हैं हम। इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरी लार्ज स्केल, मतलब वी हैव अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। रेडी? अगर हमारा टोटल चार्ज बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमारे पास 1 नैनो कूलम चार्ज है। कितना है हमारे पास चार्ज? 1 नैनो कूलम। सिर्फ 1 नैनो कूलम जो कि बहुत छोटा है, फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज कितना है? 1 नैनो कूलम। सो 1 इंटू 10⁻⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इससे n फाइंड करोगे तो नियरली आपका आएगा 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोचो कि एक नैनो कूलम में भी 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात की, मतलब बहुत बड़ा चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज, मतलब एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एनॉर्मस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर मैनर में ही अरेंज हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये जो क्वांटाइजेशन है उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन बेसिकली ऐसी चीज़ों के लिए होता है, 1 चार्ज 2 चार्ज, जहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस बहुत कम होते हैं ना, तभी क्वांटाइजेशन देखते हैं। व्हेन यू आर हैविंग लार्ज चार्जेस, हायर नंबर ऑफ चार्जेस, वी कैन
clearly ignore the total number of charge. That means we have clearly ignore the quantization of charge. Ready? चलो नेक्स्ट देखते हैं सम नंबर 5. Ready? When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appears on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. मतलब कि क्या कहते हैं कि भाई मान लो हमारे पास ये है ग्लास रॉड, ये क्या है हमारे पास ग्लास रॉड, ठीक है, एंड दिस इज द सिल्क क्लॉथ. तो थियरी पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि इनिशियली जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना वो न्यूट्रल होता है. मतलब मान लो कि इसके अंदर 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है. मान लो सिल्क के अंदर 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है. सो इनिशियली गिनो कि भाई टोटल चार्ज कितना है. तो टोटल चार्ज अभी कितना है, तो पॉजिटिव कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉजिटिव और नेगेटिव कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नेगेटिव. मान लो अभी ऐसा है, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रबिंग दिस टू ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से ऐसे रब करते हैं. रब करने से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र की फिनोमिना होगी. तो चार्ज ट्रांसफ़र में क्या होता है, तो भाई मान लो कि भाई ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और इसमें चले जाएंगे. मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे. ये होगा चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमिना. इलेक्ट्रॉन से क्यों निकलते हैं, थियरी पोर्शन में मैंने बताया था, ठीक है. तो अब वापिस ये जो टोटल चार्ज मिला ना, वो टोटल चार्ज किसका मिला, होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का मिला. सिस्टम मतलब ये दोनों का मिला के. अब वापस से कैलकुलेट करो कि पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है. तो पॉजिटिव गिनते 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव तो हमारे वहीं पे है 7 पॉजिटिव. अब नेगेटिव देखो, 1 2 यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव 2 3 4 5 6 7 7 नेगेटिव. मतलब जितना टोटल चार्ज इनिशियली था उतना ही टोटल चार्ज बाद में भी है. रेडी? सो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया. ये यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज कंजर्व हो गया. सो वी कैन से चार्ज इज अ कंजर्व. और जितनी भी इस टाइप की फिनोमिना है उन सब में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा. ये हो गया आपका 5th न्यूमेरिकल का आंसर. कैसे लिखना है मैं आपको बुक्स की नोट न्यूमेरिकल की नोट्स भेज दूंगा. आप बस लेक्चर देखते ही रिप्लाई करो. वेदर यू आर रिक्वायर्ड और नॉट, आपके पास दर्पण है कि नहीं है आप मुझे बताओ, तो मैं क्या है कि उस हिसाब से भेजूँ. चलो सम नंबर 6. 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी सबकी वैल्यू दे रखी है. आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. सो बेसिकली यू आर हैविंग अ स्क्वायर ऑफ साइड ए बी सी डी. चलो ए पे कितना चार्ज है, ए पे चार्ज है +2 माइक्रोकुलम. बी पे कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकुलम. सी पे कितना चार्ज है, +2 माइक्रोकुलम. और डी पे कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकुलम. स्क्वायर का लेंथ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर. मतलब ऑब्वियसली सारी साइड हमारी 10 10 10 सेंटीमीटर की होगी. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? यहाँ सेंटर पे O है और यहाँ पे हमने रखा है 1 माइक्रोकुलम चार्ज. So we have to find that what is the total force acting on it. Ready? टारगेट लिखता हूँ, क्या फाइंड करना है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर. ठीक है, सेंटर पे टोटल कितना फोर्स लगता है वो फाइंड करना है. चलो अब ये इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस पे ए बी सी एंड डी सारे के सारे फोर्स लगाएंगे. चलो पहले देखते हैं कि ए कितना फोर्स लगाता है. सो ए जो है
ये पॉजिटिव है और ये 1 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव है। सो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो कैसा लगाएगा, ये डायरेक्शन में लगाएगा। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू पॉइंट ए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो अट्रैक्टिव लगाएगा। अट्रैक्टिव मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो खुद की तरफ करेगा, तो ये हो गया एफ बी, फोर्स एक्टिंग ऑन बी। ठीक है, चलो सी भी अब इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये इस पे अट्रैक्टिव लगाएगा या रिपल्सिव लगाएगा, बोथ आर पॉजिटिव, सो रिपल्सिव होगा। तो ये इसको रिपल्स करेगा तो कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा। ये हो गया हमारा एफ सी, और यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो लगेगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा एफ डी। सो इन दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स पहले क्या करना है, सारे फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। अब डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद देखो कि ये सारे फोर्स सेम है कि नहीं। मान लो कि ये एफ सी है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यू टू दिस वन। तो ये एफ सी क्या होगा, तो एफ सी होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर। आर मतलब यहां से ये हमारा डिस्टेंस, मान लेते कि डिस्टेंस हमारा है एक्स। ठीक है, तो ये फोर्स ये डायरेक्शन में लगता है और इतना। अब एफ ए देखो, एफ ए मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यू टू ए कितना लगता है, तो एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये सेंटर पे है तो यहाँ से ये डिस्टेंस x और यहाँ से ये डिस्टेंस x ऑब्वियसली सेम होगा। मतलब ये दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी मिल गई, सेम। दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी मिल गई हमें, सेम। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो टोटल फोर्स ड्यू टू एफ ए एंड एफ सी इज 0। तो इन दोनों का टोटल फोर्स क्या होगा, 0। टोटल फोर्स ड्यू टू एफ ए एंड एफ सी इज 0। अब बच्चे ये दोनों, इसमें भी ये हो रहा है, -5 और +1 सेम है, -5 और +1 सेम है, दोनों फोर्स ऑपोजिट है, ये डिस्टेंस x भी सेम हो जाएगा बिल्कुल इसके जैसा। सो यहाँ पे भी टोटल फोर्स ड्यू टू एफ डी एंड एफ बी, एफ डी एंड एफ बी इज 0। तो सारे फोर्सेस, इन दोनों का टोटल 0 हो गया, इन दोनों का टोटल 0 हो गया। सो नेट फोर्स इज ऑब्वियसली 0। नेट फोर्स इज ऑब्वियसली 0। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो। ठीक है, चलो सम नंबर 7, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व। ये ऐसा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो ऐसे कंटिन्यूस कर्व होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स इनटू द नेगेटिव। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। तो ये ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कंटिन्यूस कर्व होती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा बीच में ब्रेक नहीं आएगा या फिर यहाँ से ऐसा कभी नहीं होगा। दिस एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस वन इज पॉसिबल। वाई? तो ये क्या है भाई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करता है ना उसके पीछे पीछे ट्रेस होता है ये पाथ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से निकलते 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 ऐसे जाएगा। मान लो ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन यहाँ से निकलते 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 ऐसे जा रहा है ना। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूस मोशन करता है,
ठीक है, चार्ज पार्टिकल कभी भी जंप नहीं करेगा, वो कॉन्स्टेंटली ही मोशन करता है। दैट्स वाई ये लाइन कैसा बनती है, कर्व बनती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बी, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। भाई दो फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? सो थियरी पोर्शन में मैं पढ़ा था कि भाई कोई भी फील्ड लाइन है, उसका मान लो ये है पॉइंट पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन होगा, ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। थियरी पोर्शन में मैंने एक्सप्लेन किया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है पी डैश, तो कोई पूछे कि भाई ये पी डैश पॉइंट, ये पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये पी डैश पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। अब मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट है हमारा पी, कोई पूछे कि भाई ये जो पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा। सो इफ वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ से एक टेंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। समझ में आया? सो टेंजेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, टेंजेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। अब पॉइंट तो एक ही है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस at same time, two directions at same time for a same point। ठीक है, कि कहीं भी आप हो तो आप एक ही जगह पे दो जगह एक ही टाइम पे दो जगह पे पॉसिबल नहीं हो सकते। आप एक टाइम पे एक ही जगह पे पॉसिबल हो सकते हो, या तो तुम घर पे पॉसिबल हो या तो तुम स्कूल में पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे स्कूल में भी हो घर पे भी हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टाइम पे सेम जगह पे दो जगह पे नहीं हो सकता। दैट्स वाई दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। कुछ भी डाउट हो, डोंट हेजिटेट, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच।